नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। लेकर हाजिर है अपनी खास पेशकश। सपने बिक रहे हैं, सिस्टम में सेंध लगाई जा रही है और सरकारी नौकरियों के नाम पर ठगी का ऐसा गंदा खेल चल रहा है जिसमें मेहनत करने वाले छात्र सिर्फ नंबरों से नहीं, जालसाजी से हार रहे हैं। इस कहानी में देखिए कैसे पूरे देश में फैले सरकारी एग्जाम रैकेट का एक ऐसा जाल तैयार हो गया है जिसमें बिहार से सॉल्वर बुलाए जा रहे हैं, ग्वालियर चंबल में सेंटर बिक रहे हैं और आधार केंद्रों के जरिए बायोमेट्रिक फर्जीवाड़ा हो रहा है। हम आपको दिखाएंगे कैसे पैसा और सिस्टम नौकरियों को नीलाम कर रहा है, जिसकी वजह से अभिषेक, चेतन, अरबाज, नबी और शैलेंद्र जैसे हजारों छात्र सालों की मेहनत के बाद भी हार जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, ये कहानी है उन सपनों की जो बूट, बैज और वर्दी पहनने के लिए पसीना बहाते हैं। लेकिन तभी एक साजिश होती है पर्दे के पीछे, जहां असली चेहरों को हटा दिया जाता है और उनकी जगह आते हैं सॉल्वर, नकली चेहरे। नकली उंगलियों से असली सिस्टम को धोखा देते हैं और पुलिस बनने के लिए पुलिस को ही मात देते हैं। यह है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की तहकीकात, एक ऐसा हाईटेक घोटाला जिसने पुराने व्यापम घोटाले की परछाई को फिर जिंदा कर दिया है, जहां नाम वही रहा लेकिन चेहरा बदल गया और बायोमेट्रिक्स बना सबसे बड़ा हथियार। ये लोग चयनित होकर जब जिलों में आए और उनकी जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ तो कई सारी अनियमितताएं उसमें पाई गई। आधार कार्ड अपडेशन है या फिर उनके फिंगरप्रिंट का मैच करना नहीं पाया गया। उसके आधार पर जो छानबीन समिति थी, छानबीन समिति ने पाया गया कि इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेराफेरी है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर थाना कंपू में 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जो भी इसमें शामिल होगा उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी। ये भी प्रेमा फेसिया जो डॉक्यूमेंट मैच नहीं हुए हैं उसमें पाया गया है कि फेक डॉक्यूमेंट यूज हुए, आधार कार्ड इन्होंने कई बार अपडेट कराए हैं। तो ये एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें स्पष्ट होंगी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शख्स से होती है। अक्टूबर 2024 में मुरैना जिले में फिजिकल टेस्ट के दौरान पुलिस के एक अधिकारी की निगाह कुछ अजीब सी बात पर पड़ती है। कुछ चेहरों की तस्वीर और बायोमेट्रिक्स बार बार अपडेट हुए थे। परीक्षा से पहले और फिर परीक्षा के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, आधार कार्ड की हिस्ट्री निकलवाई तो जो खुलासा हुआ उसने सिस्टम की चूल्हे हिला दी। मध्य प्रदेश, अगस्त 2023। लाखों युवा पुलिस की वर्दी पहनने का सपना लिए परीक्षा हॉल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनकी जगह वो बैठे जो असल में थे ही नहीं। नाम दीपक सिंह रावत, पता श्योपुर। नाम सही था, चेहरा नहीं। फोटो बदल दिया गया था और ये सिर्फ एक नाम की कहानी नहीं थी। उमेश रावत, हक्के रावत, इमरान, विवेक, 5 नाम, 5 चेहरे और 1 रैकेट। ये सभी पहले जुलाई में आधार अपडेट कराते हैं, फोटो बदला जाता है, उंगलियों के निशान भी। फिर सॉल्वर परीक्षा देता है, परीक्षा पास होती है और कुछ हफ्ते बाद फिर से वही आधार अपडेट, इस बार असली चेहरा वापस। गजब की साजिश। जांचकर्ताओं को शक तब हुआ जब लिखित परीक्षा की तस्वीरें उस फिजिकल टेस्ट में आए कैंडिडेट की फोटो नहीं मिली। शक मजबूत हुआ, दस्तावेजों की हैंड राइटिंग नहीं मिली और तब जाकर पर्दा उठा ऑपरेशन चेहरा बदल का। तब इस सत्यापन में उनके दस्तावेजों की जांच की गई तो जांच करने पर संदेहास्पद पाई गई चीज़ें। उनकी जब पूरी पड़ताल की गई तो इनके स्थान पर, अभ्यर्थियों के स्थान पर अन्य व्यक्ति, किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति के द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होना ऐसा पाया गया, जिन पर से प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान शुरू किया गया है। इस पर आगे विवेचना की जा रही है और आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। सभी बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है, पूरे रैकेट का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन तथ्यों जो भी इनके द्वारा जानकारियां दी गई हैं उनकी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। अंतिम पुष्टि और अंतिम गिरफ्तारी आदि सभी कार्रवाइयाँ की जाकर अनुसंधान की अग्रिम जानकारी दी जा सके। ये सब हो रहा था एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए, जहां कुल पद थे 7411। परीक्षा की तारीख 12 अगस्त से 12 सितंबर 2023। लिखित परीक्षा रिजल्ट 7 मार्च 2024। फिजिकल टेस्ट 18 से 20 नवंबर 2024। कुल फॉर्म भरे गए थे 9,67,118। परीक्षा देने पहुंचे 6,52,057। लिखित में सफल हुए 58,000। चयनित हुए कुल 7,411। जानते हैं इनकी कीमत कौन चुकाता है? अरबाज अली जैसे उम्मीदवार।
रायसेन से हैं, लेकिन भोपाल में किराए के एक छोटे से कमरे में रहते हैं। पिता रायसेन कलेक्टर दफ्तर में चपरासी हैं। हर महीने की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा बेटे की पढ़ाई में लग जाता है। अरबाज ने भी ख्वाब देखा था सरकारी नौकरी का, बेहतर जिंदगी का, लेकिन परीक्षा में चूके बस आधे नंबर से। उनका यकीन है अगर बायोमेट्रिक्स में फर्जीवाड़ा ना हुआ होता तो आज वो अपने पिता को उसी दफ्तर में गर्व से झुककर सलाम करते जहां वो कंधे झुकाकर चपरासी का काम करते हैं। इस जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसके कारण केवल आधे नंबर की वजह से मेरा प्रोविजनल जो मेन लिस्ट है 87% की, उस लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। जी, क्या आपको लगता है कि बायोमेट्रिक के कारण हुआ सारी चीज़ें? बिल्कुल बायोमेट्रिक कारण, और जो भ्रष्टाचार और जो एजेंसियों में बैठे सोल्वर्स ने इस एग्ज़ाम को दिया हुआ फिजिकल उन युवकों ने दिया जो शारीरिक रूप से अत्यधिक अक्षम थे इस चीज़ को देने के लिए, उन्होंने दिया जी, जिसकी वजह से हम लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए। आपको लगता है अगर ऐसा नहीं होता तो आपका सिलेक्शन हो जाता? बिल्कुल हो चुका होता मैडम। अभी मैं मेडिकल दे रहा होता, जो मेरे साथ ही साथ मेडिकल दे रहा है, मैं उनके साथ मेडिकल दे रहा होता इस समय। आपको लगता है पैसे और पहचान के दम पर लोग नौकरियां ले रहे हैं? बिल्कुल, हम पैसों के दम पे तो ज़रूर लोग नौकरियां ले रहे हैं। आप देखिए ना, उसने सोल्वर्स हायर किए, जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ उसने बिहार से सोल्वर बुलवाया, तो कहीं ना कहीं उसके पास पैसा था और उसी के दम पे उसने नौकरी लेकर भ्रष्टाचार में सम्मिलित हुआ। इंदौर के रहने वाले अभिषेक चंदेल जैसे लोग जिनकी आंखों में आज भी अधूरी उम्मीद की चमक है। 2021 में जब वो परीक्षा देने गए थे, पेपर आउट हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2023 में फिर से परीक्षा दी, इस बार भी बहुत थोड़े से नंबर से रह गए। अब वो कहते हैं मैंने 7 साल मेहनत की, माँ बाप ने सपना देखा, लेकिन अगर बायोमेट्रिक्स में कोई दूसरा बैठा हो तो मैं क्या करूं? मेरी जगह अगर कोई और गया हो तो मेरा नंबर क्यों आएगा? मेरे ऑल ओवर मार्क्स हो रहे थे 150.65, नॉर्मलाइजेशन में 0.75 कम हो गए, जिसके कारण मैं बहुत एक नंबर से भी कम मार्क्स से आउट हूँ। अब क्योंकि मार्क्स अच्छे थे तो घर वालों की भी पूरी उम्मीद थी कि हो ही जाएगा इस बार। मैं 2018 से यहाँ पे हूँ। मैंने 2018 में 12th पास आउट किया था। तब से लगभग 7 साल का ड्यूरेशन होता है, 6 से 7 साल का। इंदौर जैसे शहर में आपको भी पता है कि जैसे कि आज की स्थिति है, एक स्टूडेंट के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात, आप इतने टाइम तक पेशेंस। दूसरी बात, आप इकोनॉमिकल, हर कोई इतना इकोनॉमिक स्टेबल नहीं होता है कि जो इंदौर में इतने लंबे टेन्योर तक तैयारी कर सके। इसमें मेंटल हरासमेंट हुआ है हमारा, एकेडमिक हुआ है, और फिजिकल में जो हमने हमारे शरीर का योगदान दिया है, छोटी मोटी बात नहीं होती है। अभिषेक को अब सिस्टम पर भरोसा नहीं। वो अकेले नहीं हैं। जैसे उनके नंबर से कोई और की नौकरी तय हुई, वैसे हजारों अभ्यर्थियों के साथ हुआ। कितनों का सपना छिन गया और कितने हैं जिनकी आवाज सुनी नहीं गई। अभिषेक और अरबाज जैसे न जाने कितने युवा होंगे जिनके सपनों पर सिस्टम की चुप्पी भारी पड़ गई, जिनकी मेहनत उस वक्त हार गई जब किसी और ने उनकी पहचान चुरा ली। इस रैकेट ने न सिर्फ कानून को तोड़ा, इसने उम्मीद, मेहनत और भरोसे को भी तोड़ दिया। टीकमगढ़ की भी वही कहानी। मेहनत की, दौड़ पूरी की, टेस्ट पास किया, मगर जब नंबर आया नौकरी का तो पता चला बायोमेट्रिक से किसी और ने उनकी जगह ले ली है। टीकमगढ़ के युवाओं की मेहनत भी इसी बायोमेट्रिक्स ने बर्बाद कर दी। पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 उम्मीदों की परीक्षा थी, लेकिन कुछ के लिए दर्द और धोखे की कहानी बन गई। जरुआ जतारा के रहने वाले अमर सिंह यादव हर सुबह खेतों में दौड़ लगाते थे, हर शाम किताबों में भविष्य ढूंढते थे। बायोमेट्रिक और आधार कार्ड पेंट से पता चला है कि फर्जीवाड़ा हुआ है। किसी और को परीक्षा में बैठाया गया और अब आधार कार्ड अपडेट किया गया तो सारी जानकारी लग गई आधार कार्ड के माध्यम से। इसमें सरकार की लापरवाही पूरी तरह से है। अब ये बताइए, आपके कितना समय हो गया आपको टेस्ट दिए? टेस्ट दिए हमने अगस्त 2023 में दिया था। तो जब से फिर 2 महीने बाद अगस्त सितंबर के बाद हम रनिंग करने लगे। 14-15 महीने रनिंग की, इसी ग्राउंड में रनिंग की। टीकमगढ़ के हुजूरी नगर के रविंद्र पाल माता पिता आज भी मजदूरी करते हैं ताकि बेटा यूनिफॉर्म पहन सके, लेकिन भर्ती प्रक्रिया ने इनके सपनों को भी होल्ड पर डाल दिया। भी सर मैंने आज के पेपर में भी पढ़ी थी सर, और बहुत जब से भर्ती हुई है सर जब से कुछ ना कुछ खबर मिलती आ रही है कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा। अभी सर आज के पेपर में न्यूज़ में आया है कि बायोमेट्रिक में कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, यानी कि पेपर किसी ने दिया था और ज्वाइनिंग कोई ले रहा है सर। अभी ये सुनने को मिला है सर आज की न्यूज़ में। आधार कार्ड में हेर फेर किया गया है? हाँ सर, आधार कार्ड में भी सर हेरा फेरी हुई है सर, और ये शुरू से ही सर सुनते आ रहे हैं हम लोग। जब से हम लोग पेपर हुआ है, जब से हम लोगों का मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, तब से ही हम लोग फर्जीवाड़ा की जो न्यूज़ हैं वो सुनते आ रहे हैं।
जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परतें खुलती गई। ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, अलीराजपुर, शहडोल, हर जिले से जुड़ी कड़ियां सामने आई। आधार अपडेशन सेंटर, दलाल, एजेंट, सॉल्वर, सब कुछ सेट था। पहले चरण में परीक्षा से पहले सॉल्वर को असली कैंडिडेट बना दिया जाता, दूसरे चरण में सॉल्वर परीक्षा देता, तीसरे चरण में रिजल्ट के बाद फिर से असली चेहरा जोड़ दिया जाता। यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ, कई उम्मीदवारों के साथ बार बार हुआ। तकनीक के साथ सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया। हमने पहले भी आपको मिलवाया था शैलेंद्र मिश्रा से, जो पन्ना से भोपाल आए थे। 3 भाई एक कमरे में रहते हैं, रजिस्टर फाड़ कर पढ़ाई करते हैं, एक गैस पर खाना भी बनाते हैं। तीनों का सपना था सरकारी नौकरी का, लेकिन सिस्टम ने हर बार उम्मीद तोड़ी। मुश्किल से सर घर का खर्चा चल पाता है। बड़े भाई हैं, वो भी तैयारी करना चाह रहे थे, लेकिन अब उनके ऊपर लोड ज़्यादा है। 3 भाई हैं हम लोग, 5,000 रुपये हम लोग रूम रेंट देते हैं। 3 लोगों का खर्चा है। बड़े भैया की जो इनकम है वो 15 से 20 हज़ार के आसपास है, तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है सर। किताब खरीदनी है, कॉपी खरीदनी है, रफ़ खरीदने हैं, सारी चीज़ें अरेंज करनी है, खाने पीने की भी चीज़ें सर अरेंज करनी है। सोनाली पटेल इंदौर से हैं। 2019 से पुलिस भर्ती का सपना देख रही थी। 2023 में एग्जाम पास किया, लेकिन 2 साल तक रिजल्ट लटका रहा। जब आया तब तक दूसरी वैकेंसी का कोई अता पता नहीं था। 2 साल हो गए सर, एक ही एग्जाम के पीछे इतना परेशान होंगे तो फिर हम लोग दूसरी तैयारी कैसे करेंगे। और सिर्फ कांस्टेबल के पीछे अगर 2-2, 3-3 साल लगा देंगे तो हम लोगों के घर वाले इतना प्रिपेयर नहीं है कि हम लोगों को 10-10 साल देंगे एक ही चीज़ के लिए तैयार होने के लिए, कि तुम ये सिर्फ कांस्टेबल में इतना तैयारी करो। अब वो हम लोगों से पूछते हैं क्वेश्चन कि कब आएगा रिजल्ट, हम क्या बताएं कि कब आएगा रिजल्ट, हमको ही नहीं पता है तो हम क्या बताएं। हरदा की नभी गुर्जर का सपना था वर्दी पहनना, पसीना बहाया, दौड़ लगाई, पढ़ाई की, लेकिन जब नंबर आया तो जवाब मिला रिजल्ट होल्ड। रिश्तेदार शादी की बात करने लगे, लेकिन नभी के पास सिर्फ एक सवाल था, सरकार को हमारी मेहनत कब दिखेगी। ये सिर्फ 3 कहानियां हैं, लेकिन इनमें पूरे देश की तस्वीर छिपी है। बिहार से लेकर भिंड, हर गांव, हर शहर में कोई ना कोई शैलेंद्र, सोनाली या नभी हैं, जो सिर्फ एक नंबर, एक फैसला या एक फर्जी बायोमेट्रिक्स की वजह से पीछे रह गए। एनडीटीवी ने पहले भी इन आवाजों को मंच दिया और आज भी हम वही सवाल कर रहे हैं। बिहार से लेकर भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर तक देश भर में एक ऐसा रैकेट सक्रिय था जिसने सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को मजाक बना दिया। एक संगठित गिरोह जिसने पैसे और पहचान की मिलावट से सरकारी नौकरी जैसे शब्द को ही बदनाम कर दिया। जांच एजेंसियों को पता लगा कि इसमें से कई सॉल्वर बिहार के थे। कुछ सॉल्वरों ने तो अलग अलग जिलों में जाकर परीक्षाएं दी। एक सॉल्वर तो 6 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा देने बैठा और हैरानी की बात यह है कि इसमें से 5 का चयन भी हो गया। मतलब पेपर सॉल्व करने का उनका ये प्रोफेशनल तरीका काम कर गया। सूत्रों के मुताबिक ग्वालियर चंबल क्षेत्र से एक ही समुदाय के कई लोग परीक्षा में बैठे, जैसे जातीय नेटवर्क का फायदा उठाया। इनमें कई अभ्यर्थियों का चयन हो गया। इस पूरे रैकेट के पीछे थे कुछ प्रभावशाली लोग, नाम बड़े, खेल खतरनाक। ग्वालियर चंबल के इन रसूखदारों ने उम्मीदवारों से 10 से 15 लाख रुपए तक की डील की। इस रकम से 4-5 लाख सीधे उस सॉल्वर को दिए जाते जो परीक्षा देने आता। जातीय गठजोड़, पैसे का लालच और परीक्षा केंद्रों से मिली भगत, इन सब का एक संगठित गठजोड़ था ये रैकेट। जिन्हें सुरक्षा का प्रतीक माना गया, उन्हीं आधार केंद्रों से हुई सबसे बड़ी सेंध। ग्वालियर के भितरवार, मुरैना और श्योपुर जैसे इलाकों के कुछ आधार केंद्र इस फर्जीवाड़े के प्रमुख अड्डे बन गए। फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, सब कुछ सेट कर लिया जाता। असली अभ्यर्थी की जगह सॉल्वर को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पास करवा दिया जाता। अब तक 19 FIR दर्ज हो चुकी है, 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें सॉल्वर, फर्जी अभ्यर्थी और आधार केंद्र संचालक सब शामिल हैं। 20 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें फर्जी तरीके से परीक्षा देने की कोशिश करते पकड़ा गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक 100 से ज्यादा मामलों में अभी भी गहरी जांच चल रही है। यह आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है। ये कहानी सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इस गिरोह की जड़ें मध्य प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों तक से जुड़ी हुई थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस गिरोह का कनेक्शन उस परीक्षा माफिया से है जो इससे पहले और भी कई सरकारी प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगा चुका है। यानी मध्य प्रदेश के मॉडल का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था, जहां मकसद एक ही था, पैसा दो, पहचान बदलो और सरकारी नौकरी हासिल करो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह रैकेट 2023 से पहले भी सक्रिय था?
सूत्रों के मुताबिक इस गैंग ने पिछली कई भर्तियों में इसी तरह का तरीका अपनाया था। यानी 2023 की परीक्षा तो बस एक उदाहरण है, असली खेल सालों से चल रहा था। सरकारी नौकरी की परीक्षा जो कभी ईमानदारी और मेहनत की पहचान मानी जाती थी, अब एक ऐसे रैकेट का शिकार हो गई है जिसमें जातीय शक्ति, पहचान और पैसा तीनों मिलकर सिस्टम को हिला रहे हैं। सवाल ये नहीं कि कितने पकड़े गए, सवाल ये है कि और कितने छूट गए। 2013 में व्यापम घोटाला, अब 2023 में वही कहानी दोहराई गई। जब हाथ से कॉपी लिखवाई जाती थी, अब बायोमेट्रिक से खेल होता है। लेकिन मकसद एक ही, पैसा और पावर। 19 FIR दर्ज हो चुकी है। जांच जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या फिर अगली बार यही होगा? क्या मेहनती छात्रों की जगह फिर कोई सॉल्वर वर्दी पहनेगा? वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, वो पहचान होती है देश के रक्षा की, कानून के सम्मान की। लेकिन जब वही वर्दी फर्जी दस्तावेजों और नकली चेहरों से ढक दी जाए तो सबसे बड़ा अपराध पुलिस के भीतर से ही उपजता है। इस बार 5 पकड़े गए, कई बचे रह गए और हजारों की उम्मीद फिर अधर में लटक गई। अगली बार सिस्टम मजबूत होगा या फिर वही खेल दोहराया जाएगा? चेहरे बदलेंगे, फिंगरप्रिंट बदलेंगे, लेकिन कहानी वही रहेगी, वर्दी के पीछे साजिश की। लेकिन जब ऐसा होगा, हम फिर चलाएंगे ऑपरेशन चेहरा बदल। भोपाल से निहारिका शर्मा, आकाश द्विवेदी के साथ अनुराग तिवारी की रिपोर्ट, NDTV। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कई शहरों की बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक स्थापित किए गए। इसी कड़ी में आगरमालवा जिले में भी 2 साल पहले बने संजीवनी क्लिनिक का हाल बेहाल है। स्वास्थ्य केंद्र में न तो पूरा स्टाफ है और न ही इलाज के लिए जरूरी उपकरण है। निर्माण के 2 साल में स्वास्थ्य केंद्र के भवन की हालत भी जर्जर हो गई। बाहरी दीवार पर प्लास्टर उखड़ने लगा है तो वहीं शौचालय में लगे नल चोरी हो गए। देखिए हमारे संवाददाता जफर मुल्तानी की ये रिपोर्ट। शहर के बीच में स्थित पिछड़ी बस्तियों के आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की गरज से ये मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में बनाए गए थे। आगर मालवा का ये मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक हम जहां पर मौजूद है, हम इसकी स्थिति को जान लेते हैं। इस मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का जो है लोकार्पण जो हुआ था 2 अगस्त 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। एक खूबसूरत सा बिल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 लाख रुपए की लागत से बिल्डिंग बनाया गया और इसमें काफ़ी सारी सुविधाएं देने की बात की गई थी। आप देख सकते हैं बड़ा सारा कैंपस है, यहाँ पर काफ़ी सारा रंग रोगन किया गया है। असली पूंजी स्वस्थ काया, ये एक स्लोगन यहाँ पर है। क्या वाकई ये स्वस्थ काया वाली असली पूंजी यहाँ पर मौजूद है? हम देखने की कोशिश करेंगे कि लेबोरेटरी रूम का एक साइन बोर्ड लगा है यहाँ पर, चैनल गेट के अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं। तो लेबोरेटरी रूम का जो है स्थिति क्या है ये देख लेते हैं। आप देखिए कि लेबोरेटरी रूम जो है, नाम है केवल लेबोरेटरी रूम, लेकिन ये पूरी तरह से खाली है। यहाँ किसी तरह की जांच के उपकरण मौजूद नहीं है। हाँ, पंखा ज़रूर यहाँ पर चल रहा है, लाइट की सुविधा यहाँ पर है। और ये आप पूरा गलियारा देखें तो यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाया गया था तो इसमें अलग अलग तरह के कमरे बनाए गए हैं और काफ़ी सारी सुविधाएं देने की बात की गई थी। और जो है इस जो संजीवनी क्लिनिक है इसमें सुबह 10 बजे से 6 बजे तक मरीजों को सुविधा देने की बात है। एक वैक्सीनेशन रूम यहाँ पर दिख रहा है, आप देखते हैं वैक्सीनेशन रूम की क्या स्थिति है। वैक्सीनेशन रूम में ताला लगा दिख रहा है, आप देखना सकेगा तो ताला लगा हुआ यहाँ पर है इस वैक्सीनेशन रूम में। और यहाँ पर इसका एक वेलनेस काउंसलिंग रूम भी दिख रहा है इसी गलियारे का। और ये वेलनेस काउंसलिंग रूम की स्थिति क्या है इसको हम समझ लेते हैं, खोल के देखेंगे। शायद खुलता नहीं है, ये खुल गया है किस्मत से। और देखें इस वेलनेस रूम की स्थिति क्या है तो आपको नज़र आएगा कि कितनी वेलनेस यहाँ पर है। काफ़ी सारा कचरा वगैरह यहाँ पर रखा है सफाई के लिए, जो शायद प्रॉपर स्टाफ यहाँ पर मौजूद नहीं जितना ज़रूरत है। आप देखें मेरे पीछे मुझे ये एक बड़ा सारा पानी का टैंक है जो उसको ओवरहेड टैंक ऊपर होना चाहिए था छत पे, वो गलियारे में यहाँ रखा है। यानी कि ये प्रमाण इस बात का है कि पानी की सप्लाई इस हॉस्पिटल में नहीं है। यहाँ पे जो स्टाफ नर्स से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? दीप्ति शर्मा। आराम से बैठ जाइए आप बताइए कि यहाँ पर बहुत सारी जो जांचों की बात की, किस तरह की जांचों की बात कही गई है, क्या क्या आपके पास सुविधाएं उपलब्ध है? जी अभी जांच में हमारे पास में ये मलेरिया किट है और ग्लूकोमीटर है जो इसमें शुगर की जांच होती है, और अभी बाकी की जांचों के लिए सामान आ रहा है धीरे धीरे।
तो सामान अभी आ रहा है, जैसा कहा गया था कि वो लोकार्पण जो है हॉस्पिटल का साल 2024 में हो गया था, उसके 1 साल बाद ये शुरू हो पाया। 5 महीने तक बगैर डॉक्टर के ये हॉस्पिटल चलता रहा और अभी भी स्थिति जो है सामान आ रहा है, यानी जितने दावे किए गए थे वो मौजूद नहीं है। दीदी ANM भी यहाँ पर जो टीकाकरण के लिए नियुक्त किए गए हैं 2, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि टीकाकरण के लिए किस तरह की फैसिलिटी अभी तक उपलब्ध है यहाँ पर? टीकाकरण के लिए अभी हम लोगों को सर ने बोला है यहाँ पे कि आप लोग को वहाँ पे काम करना है। हम लोग अभी आए हैं, अब मैडम जैसे भी हमारी व्यवस्था कर देंगे तो फिर हम वैक्सीनेशन चालू करेंगे। अभी तक टीकाकरण कितने मरीजों का कर पाए या नहीं कर पाए किसी को? नहीं, अभी हम लोग कुछ दिन ही 4-5 दिन ही हुए हम लोग को आए, तो अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। आपको सामान मिल पाया टीकाकरण से संबंधित? नहीं, अभी वैक्सीन वगैरह भी नहीं आई है। वैक्सीन वगैरह नहीं है? हाँ, वैक्सीन हमारी वहीं से आती है, कोल्ड चेन से। और जो दूसरी एसेसरीज वगैरह जो सामान लगता है टीकाकरण के लिए वो मिल पाया? वो जैसे ही वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा सब चीज़ें एक साथ ही आ जाएगी। तो देखिए, टीकाकरण के लिए ANM तो भेज दी गई, लेकिन टीकाकरण में लगने वाला जो ज़रूरी सामान है वो अभी तक नहीं आया पाया। ड्रेसिंग की जुगाड़ देखिए आप, यहाँ पर हम देख लेते हैं। थोड़ा कैमरामैन को मैं चाहूँगा कि थोड़ा इधर आके दिखा दे। ड्रेसिंग टेबल एक प्रॉपर होनी चाहिए, यहाँ पर ड्रेसिंग रूम होना चाहिए, लेकिन एक ये रूम है, इसी के अंदर सारा जुगाड़ है। ड्रेसिंग प्लस टीकाकरण के लिए स्टाफ जो उनके लिए जगह, प्लस जो दवाइयाँ हैं और जो जांच करने के लिए ज़रूरी सामान होता है उन सब के लिए सारी चीज़ें होना चाहिए। तो ड्रेसिंग आप देखिए कि बगैर जो ड्रेसिंग टेबल है उसके बगैर ये एक स्टूल का जुगाड़ लगाकर इस तरह से किया जा रहा है यहाँ पर। और जो सामान है वो ज़रूर यहाँ पर है मौजूद, ड्रेसिंग का दिख रहा है, इसीलिए शायद ड्रेसिंग हो पाया है। ये ड्रेसिंग करने वाले भी जो हैं, और ये ड्रेसिंग का सामान हमको नज़र आ रहा है, ड्रेसिंग का सामान तो है। आप इतना किस तरह से करते हैं मरीजों को ड्रेसिंग बगैर ड्रेसिंग टेबल की? कोई दिक्कतें आती हैं? थोड़े साधन का सर ने बोला है कि यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल वगैरह 2-4 दिन में आने का बोला है। अब वो जब तक नहीं आया, जब तक ये पेशेंट आ गए थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर बिठा के उनकी ड्रेसिंग कर दी। तो जुगाड़ से अभी तक हो रहा है। देखिए एक मरीज जो यहाँ पर मौजूद है। भैया, आपको ड्रेसिंग से संतुष्टि हुई है? हाँ, संतुष्टि है ना। शहर में लेकिन एक सुविधा होने से आपको फ़ायदा तो मिला है? फ़ायदा सरकार ने कम से कम आपके लिए भेजा है, एक हॉस्पिटल और स्टाफ और सारी चीज़ें। और क्या चाहते हैं आप, किस तरह की सुविधा चाहते हैं? बस ऐसी सुविधा मिलती रहे तो और क्या चाहिए। संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट। तो मरीज जो है कम से कम यहाँ की जो सेवाओं से संतुष्ट है। यहाँ का जो स्टाफ है अभी मौजूद है, हालांकि स्टाफ पूरा मौजूद नहीं है। स्टाफ की अगर बात करें यहाँ पे तो एक मेडिकल ऑफिसर के अलावा 2 स्टाफ नर्स, एक फार्मासिस्ट, एक टेक्नीशियन, MPW एक और कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा भी अलग अलग जो ज़रूरी स्टाफ है उसकी ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन जितना स्टाफ होना चाहिए था उन सब की अभी पदांकन नहीं हो पाया। यहाँ पर जो डॉक्टर है मौजूद, हम उनसे बात कर लेते हैं। जो मैडम है, मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर शिवानी जान। शिवानी मैडम, आप जब कब से पदस्थ हुई है यहाँ पे? 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हुआ है। उसके पहले कितना खाली रहा है हॉस्पिटल, बगैर डॉक्टर के चलता रहा था? शायद 3-4 महीना। 4 महीना। आप ही बताइए कि किस तरह की आप प्रॉब्लम फेस करती हैं यहाँ पे, जो आपके पास स्टाफ की कमी है, संसाधनों की कमी है, क्या क्या दिक्कतें फेस कर रही हैं? धीरे धीरे CMHO सर सारे स्टाफ की नियुक्ति यहाँ पर करवा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास नर्सिंग ऑफिसर, ANM, सपोर्टिंग स्टाफ, सारे लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। लेकिन जितने पद स्वीकृत है, फार्मासिस्ट वगैरह, लैब टेक्नीशियन वगैरह अभी नहीं आ रहे हैं। हाँ, अभी धीरे धीरे अगर सेटअप हो रहा है तो लैब टेक्नीशियन, लैब इन्वेस्टिगेशन सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या आप क्या फेस करती है अगर बात करें तो? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे पानी की सुविधा अभी अस्पताल में नहीं है, तो 3-4 दिन में शायद वो वाली व्यवस्था भी हो जाएगी। सर से आवेदन दिया है हमने पानी की व्यवस्था के लिए। देखिए जो केबल है, इलेक्ट्रिक केबल है, वो तक यहाँ पर कटा हुआ है, जो ट्यूबवेल से जो पानी आता है उसकी लाइन के लिए। और आप देखें कि यहाँ जो सैनिटेशन की बात करें हम अगर, तो आपको सामने दिख रहा होगा यहाँ पे शौचालय है, और इसकी स्थिति हम देख लें कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर है पानी के बगैर, यहाँ किस तरह की हालात इस शौचालय की है या फिर हैंड वॉश यूनिट की है। तो आपको सबसे पहले ये जो हैंड वॉश यूनिटें लगे हुए हैं दिख रहे हैं कि बेकार से पड़ गए हैं, टूट गए, यूज़लेस हो गई हैं। बगैर पानी के अभाव में इनका संधारण भी नहीं हो पाया, ना रखरखाव हुआ, ना देखरेख की गई किसी तरह से। यहाँ पर जो है शौचालय बने हुए हैं, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। इनकी स्थिति को भी हम समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ से जैसे एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना धूल मिट्टी यहाँ पर है। और जो नल लगने चाहिए थे यहाँ पे लगे थे, वो चोर यहाँ से ले गए हैं चुरा कर। आप बिल्कुल नज़दीक से देखें, यहाँ पे नल होना चाहिए था, लेकिन नल की बजाय टूटी हुई है पूरी लाइन। और भी जो यहाँ पे जो वॉश यूनिट लगा हुआ था वो भी निकाल के शायद चोर ले गए हैं। और टॉयलेट की कंडीशन भी आप अगर तस्वीरें देखें तो बयान करती है तस्वीरें खूब किस तरह की सुविधाएँ यहाँ पर हैं और कितनी चिंता की गई आखिर सुविधाओं को संधारण करने के लिए।
जो शासन ने पैसा भेजा उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है। आप देखिए पूरी तरह से जाले यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि इस बात की गवाही दे रहे हैं कि महीनों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और पानी के अभाव में इन शौचालयों का उपयोग नहीं हो पाया। यहाँ पर भी आप देखिए इधर भी शौचालय बने हैं, यहाँ पर भी वही स्थिति है, जो नल जहाँ पर थे वो चोर यहाँ से ले गए हैं। और यहाँ जितनी सुविधाओं की बात की गई थी वो सब नज़र नहीं आ रही मैदानी स्तर पर। हालांकि दावे बहुत हुए हैं, काफ़ी सारे पदों के सृजनकन की बात कही गई, काफ़ी सारी जांचों की बात की। बिल्डिंग की कंडीशन अब देखिए, अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा इसको बने, 2 साल से ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन कंडीशन आप देख सकते हैं कि जो बाहर का पूरा हिस्सा है वो ख़राब होने लगा है। जैसे यहाँ पे दरार आने लगी दीवारों में, बिल्कुल नज़दीक से अगर आप दिखा पाएँ तो ये प्लास्टर जो है पूरी तरह से उखड़ गया है। देखिए आप ये बिल्कुल नज़दीक से दिखाएँ तो इससे क्वालिटी मालूम पड़ेगी। ये भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है कि ज़रूर इसके निर्माण के समय जो है जिम्मेदार अधिकारियों को जो ध्यान देना चाहिए था टेक्निकल पॉइंट्स पर, वो शायद ध्यान नहीं दे पाए, इसीलिए इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। और भवन अगर ऐसे ही रहा तो बहुत जल्दी ये भवन पूरी तरह से जर्जर होकर खंडर के रूप में बदल जाएगा। तो संजीवनी क्लिनिक जो एक बड़ा कदम था सरकार का आम लोगों के लिए, जो शहर के बीच में जो पिछड़ी बस्तियां हैं उन लोगों के लिए, जो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए, और लेकिन अमल के तौर पे जो देखा हमने ज़मीन पर वो आपको सामने समझ में आ जाना चाहिए कि जो सुविधाएं हों, पदों की बात हो या चाहे जांच की बात हो या फिर दवाइयों की उपलब्धता हो या फिर स्टाफ की उपलब्धता, वो पूरी तरह से यहाँ पर हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात जो है प्रचार प्रसार के अभाव में मरीज़ भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि जिम्मेदार लोग इस बात पर ध्यान दें कि किस तरह से जो मरीजों के लिए सुविधाओं की बात की गई थी वो पूरी तरह से मरीजों तक पहुँचे और प्रचार प्रसार के माध्यम से मरीज भी इन सुविधाओं को लाभ लेने के लिए पहुँचे। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।